हेलो। आप सभी का हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टडी सत्या पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 2025 के एक सेट के 20 ऑब्जेक्टिव मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है क्या यहां कि 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 के पावर 3 गुणे 3 का एलसीएम क्या हो। दोस्तों, अगर हमें घातीय संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, घातीय संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है, तो अगर वो दिए गए घातीय संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम उनमें से सबसे बड़ी घात को लेते हैं। यदि दी गई संख्याओं में कोई घातीय संख्या कॉमन है तो उनकी बड़ी घात को लेते हैं। जैसे यहां पर क्या 2 पर 3 और फिर इसमें 2 पर 3 है, तो दोनों जगह 2 पर 3 ही है, तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 2 पर 3 हो गया। अब यहां पर 3 है, यहां भी 3 है, तो दोनों जगह 3 है, तो इस 3 को ले लेते हैं। फिर यहां 5 है, यहां 5 नहीं, तो इस 5 को भी हम ले लेंगे। हम जानते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो। तो ऐसे में एलसीएम क्या होता है? एलसीएम दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या या उससे कोई बड़ी संख्या होती है। तो यहां जो हमारे पास एलसीएम होगा वो क्या होगा? इन संख्याओं का 2 पर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 पर 3 गुणे 3 का एलसीएम 2 पर 3 गुणे 3 गुणे 5 होगा। 2 पर 3 का मान 8 और ये 5 या 15, 15 बट्ठे 120, अर्थात इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कितना है? 120 है। 120। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है यहां कि 2 माइनस कड़ी में 3, 2 माइनस कड़ी में 3 क्या है? पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो हम जान रहे हैं क्या कि यहां पर 2 माइनस कड़ी में 3 में 2 एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या के साथ ये पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। लेकिन कड़ी में 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। परंतु हमें अलग अलग नहीं कह रहा, दोनों एक साथ में कह रहा है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो योग है या गुणनफल हो या अंतर हो या भाग हो, समांतर वो क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो 2 माइनस कड़ी में 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। कह रहा क्या? 98 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो 98 का अभाज्य गुणनखंड चेक कर रहा है। तो इसमें से अगर ऑप्शन से लगाना चाहते तो ऑप्शन में चेक करिए कि किस गुणनखंड का जो गुणनफल है 98 आ रहा है। तो यहां पर हमें देखने को क्या मिलेगा? पहला देखिए 7 और 2 पर 2 का मान क्या हो जाएगा? 2 पर 2
का मान 4, 4 सत्ते 28 हो रहा है, तो ये होगा नहीं। दूसरा बी 2 पर 3 8, 8 सत्ते 56, ये भी नहीं होगा। सी 7 पर 2, 7 सत्ते 49, 2 98, अर्थात यही हमारा उत्तर है। कौन सा? ऑप्शन सी, यही करेक्ट आंसर है। अब वैसे हम निकाले तो हम क्या कर सकते हैं? 98। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालें तो अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से ये कटेगी, हाँ कटेगी क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 9 18। 49 के बारे हम जानते हैं 7 का वर्ग है, तो ये 7 से ही कटेगा, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे 7 इकहत्तर। इस प्रकार 2 गुणे 7 गुणे 7 अर्थात 2 गुणे 7 पर 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? कि द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा? शून्यांकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल। अगर कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर, कोई द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, तो इसके मूलों का या शून्यांकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? माइनस बी बाई ए, अर्थात माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे में अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल सी बटे ए होता है, अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या कह रहा है यहां? तो ऐसे हम अगर बात करें तो यहां शून्यांकों का जो योगफल है वो क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अर्थात एक्स का गुणांक तो क्या है? यहां देख रहे हैं माइनस 4 है, ठीक, तो माइनस माइनस 4 बटे क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस, तो माइनस माइनस 4 बटे 4 बराबर 4 बटा 4, 4 कम 4, अर्थात कितना होगा? 1। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन बी हमारा इसका उत्तर है 1। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समीकरणों 2y बराबर 3x माइनस 1 और 2x प्लस 3y बराबर 5 का एक हल है, तो देखना इसमें कौन सा हल होगा। अगर ऑप्शन से हम सॉल्व करना चाहें तो ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन x बराबर अगर हम इसमें रखते हैं तो x का मान क्या होगा? 3 गुणे 0 माइनस 1, तो 3 गुणे 0 अर्थात क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। y का मान 1 बटे 2 है, तो यहां लिखें तो 2 गुणे 1 बटा 2, तो 2 गुणे 1 बटा 2 अर्थात 2 गुणे 1 बटा 2 अर्थात 1 आया। इस प्रकार ये तो होगा नहीं। दूसरे प्रश्न को हम लोग देखें, दूसरे ऑप्शन को हम लोग हल करें, क्या होगा? दूसरा ऑप्शन x बराबर कितना? तो हमने देखा x बराबर 3 और y बराबर 0। अगर इसको हमने पुटअप करते हैं तो क्या होगा? तो हमने देखा यहाँ 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये यहां सेटअप हो गया। यहां चेक करिए तो x का मान क्या होगा? 1 बटा 3, तो 2 गुणे 1 बटा 3, और y का मान क्या हुआ? 3 गुणे 0 बराबर 5, तो यहां सेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा।
अगला चेक करते हैं। तो यहां हम लोग चेक करें इसके संदर्भ में, तो ये टेबल होगा यहाँ x बराबर 1, तो 3 गुणे 1, 3 अक्कन 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 अर्थात 2, और y बराबर क्या 1 रखे तो 2 गुणे 1 बराबर कितना 2, तो 2 बराबर 2 ये इसका सही उत्तर है। तो देखिएगा क्या होगा, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। और यहां से हम लोग क्या बात कर सकते हैं, दूसरा तरीका कि यहां 2y बराबर क्या दिया है 3x माइनस 1, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहां 2y बराबर क्या 3x माइनस 1 दिया है, तो यहां से y का मान निकाल लेते हैं, y बराबर क्या 3x माइनस 1 बटा 2, इसको इसमें रख देते हैं, तो 2x प्लस 3 गुणे 3x माइनस 1 बटा 2 बराबर 5, क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करिएगा। यहां हम लोग क्या देखेंगे, तो ऐसे में इसे सॉल्व करें तो आएगा क्या 2x प्लस 3 का गुणा कर देंगे इसमें, 3 त्रिक का 9x माइनस 3 बटे 2 बराबर क्या 5, इसका इसमें गुणा हुआ 4x प्लस 9x माइनस 3 बराबर 5 दूना 10 हो गया, 9 4 13x बराबर ये माइनस 3 इधर आया 10 प्लस 3, तो 13x बराबर क्या हुआ 13, तो x बराबर क्या हुआ 1, तो x बराबर 1 केवल किस ऑप्शन में है, तो x बराबर 1 केवल ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से भी हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ। आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे, अर्थात यहां अगर ऑप्शन चेक करें तो हम लोग जानना चाह रहा क्या कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविध का d बराबर क्या b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर b का मतलब x का गुणांक, a का मतलब x स्क्वायर का गुणांक और c अचर पद, तो b का मान कितना है यहाँ, तो हमने देखा 5, तो 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 2 गुणे c का मान कितना है 4, 5 का वर्ग 25 माइनस 4 चौक के 16 दूना 32, तो यहां हमने देखा क्या वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस 32 में से 25 घटेगा तो माइनस 7 आएगा, अर्थात जो विविधकर है वो d का मान क्या हो रहा है माइनस में आ रहा है। जब विविधकर d का मान माइनस में आएगा तो क्या होगा, विविधकर d का मान यदि माइनस में है तो मूल कहीं ना कहीं काल्पनिक होंगे, अर्थात वास्तविक नहीं होंगे, अवास्तविक होंगे। क्या ऑप्शन में दिया है वास्तविक नहीं, ऑप्शन सी हमारा क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 9 बराबर 0 तो एक्स का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में प्लस माइनस करके दिया है उत्तर, तो हमने देखा है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे 9 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 बटे 9, तो एक्स बराबर क्या होगा प्लस माइनस
कड़ी में 1/9, तो 1 का वर्गमूल 1 और 9 का वर्गमूल 3। तो ऐसे में क्या होगा, प्लस माइनस 1/3। तुमने क्या देखा कि x स्क्वायर बराबर प्लस माइनस कड़ी में 1/9 अर्थात प्लस माइनस 1/3। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इसका भी सही उत्तर है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि बिंदु -3, 5 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या है? तो मूल बिंदु से जो दूरी का सूत्र है वो अगर हम लोग बात करें तो जानते हैं कड़ी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या? कड़ी में भुज का वर्ग प्लस कोटि का वर्ग, तो -3 का वर्ग प्लस -5 का वर्ग, -3 का वर्ग कितना 9 प्लस 5 का वर्ग 25, तो 25 9 कितना होगा? तो हम जानते 25 9 34 होता है। इस प्रकार उसका उत्तर क्या आ रहा है? कड़ी में 34। कड़ी में 34 अर्थात इस प्रश्न का भी उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का भी उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अभी बात करते हैं आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहां कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड समरूप त्रिभुज है तो कोण P बराबर 49 और कोण Y बराबर 57, तो कोण R किसमें के बराबर होगा? तो हमने देखा त्रिभुज है ये और एक दूसरा त्रिभुज है ये P Q R है और ये X Y Z है। अगर ये दोनों समरूप हैं, ठीक है, ये दोनों समरूप हैं तो इनके संगत कोणों का मान बराबर होगा और इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात कोण P बराबर कोण X होगा, कोण Q बराबर कोण P बराबर कोण X, कोण Q बराबर कोण Y, कोण R बराबर कोण Z, ऐसा होगा। अब देखिए कोण P कितना दिया 49, इसका मतलब कोण X कितना होगा 49 होगा, कोण Y कितना दिया है 57, तो इसका मतलब कोण Q कितना होगा 57 अंश होगा। अब हमें किसका मान निकालना? कोण R का। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग क्या होता है? त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग क्या होगा? तो कोण P का मान कितना था 49, यहाँ Y का मान कितना आया था 57, ये निकालना। त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो कोण R का मान क्या होगा? कोण R बराबर 180 माइनस क्या 49 प्लस 57, 49 प्लस 57, 180 माइनस 49 प्लस 57 कितना होगा? उनचास प्लस 57, तो क्या देख रहे हैं 9 7 16 के 6, 5 4 9, एक हासिल 10, हटा दीजिए तो 180 में से 106 जाएगा, तो 80 में से 6 निकाल दीजिए, 80 में से 6 गया तो कितना होगा 74, कितना होगा 74, अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है 74 अंश। कितना है 74 अंश। आइए
अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है क्या, बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 और बिंदु Q से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अर्थात ये कहना चाह रहा है हमसे क्या कि एक बिंदु है Q और इधर एक वृत्त है, इससे स्पर्श रेखा इस बिंदु पर खींचा गया और इसका केंद्र है वो, इसके केंद्र को अगर हम मिलाते हैं तो कह रहा क्या, केंद्र से इस बिंदु की जो दूरी है वो 25 है और ये 24 है, तो ये कह रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है या वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आपने पढ़ा होगा क्या, 7, 24, 25 का त्रिक पाइथागोरस प्रमेय में, तो क्या हो जाएगा यहाँ? ऐसे हम लोग बात करें, यहाँ क्या होगा, यहाँ 7 सेंटीमीटर आनी चाहिए, तो 24, 25 दिया ही है, तो अगला बचा क्या, 7। अर्थात यहाँ जो प्रश्न का उत्तर है वो क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो ये अगला कह रहा है साइन 60 अंश का मान, तो आसान सा प्रश्न है। साइन 60 अंश का मान क्या होगा? साइन 60 का मान कड़ी में 3/2। साइन 60 का मान क्या, कड़ी में 3/2 से रख लेना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 12 नंबर प्रश्न, यदि साइन a बराबर 4/5 है तो tan a का मान क्या होगा? साइन a, साइन a अर्थात तो हम जानते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण अर्थात 4/5। इसका मतलब आधार हमें पता नहीं है, आधार हमें पता नहीं, आधार याद करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं ये जो त्रिकोणमितीय रेशियो है समकोण त्रिभुज पर ही बेस है। अर्थात यहां हमने देखा क्या कि लंब और कर्ण दिया है 4 और 5, तो आधार क्या होगा? तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का त्रिक 3, 4, 5 का 3, 4, 5 का त्रिक याद रख लेना है, नहीं तो इसे याद करना पड़ेगा। तो यह हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमने देखा आधार कितना आ रहा है, 3, आधार 3 आ रहा है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, tan a। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमने देखा 4, आधार कितना 3, 4/3 किस ऑप्शन में है? तो हमने देखा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का भी उत्तर क्या है, ऑप्शन सी ही है। चलिए आइए 13 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। क्या कह रहा है, 1 माइनस cos स्क्वायर a का मान क्या होगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। तो अब इस cos स्क्वायर को जब इधर भेजते हैं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अर्थात cos स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला ही है, याद रख लेना है। तो का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी, साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं।
फिर देखिए सीधी सीधी फॉर्मूला दिया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, ये भी एक सौ संख्या है, याद रखना है, सीधे सीधे कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा तो ये दिया ही है, क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1, अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आइए 15 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 अंश है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला याद होना चाहिए। यहां त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश, 360 अंश। तो पाई गुणे आर का मान 12, 12 का वर्ग गुणे 60 बटे 360, 60 छक्का 360। तो 12 का वर्ग क्या होगा, तो 12 का वर्ग 144, तो 144 पाई बटे क्या 6 होगा, क्या होगा यहाँ 144 पाई बटे 6, 6 से काट देंगे, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सोलह नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 5 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को 5 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाए तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को आपस में जोड़ते हैं तो क्या होगा, एक घनाभ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एक घनाभ का निर्माण होगा। उस घनाभ की जो लंबाई होगी, उस घनाभ की जो लंबाई होगी घन की भुजा का 2 गुना होगा, अर्थात ये जो लंबाई है वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई और ऊंचाई क्या होंगे 5-5 ही रहेंगे। अब ये जब 5-5 ही रहेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL। तो हमने देखा क्या, जो घनाभ का निर्माण हुआ उसकी लंबाई क्या थी, घन की भुजा का 2 गुना 10, 10 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 5 प्लस फिर 5 गुणे लंबाई आया 10, क्या हो जाएगा 2 कोष्टक में 10 पचे 50, फिर यहाँ 10 पचे 50 और ये 5वां 25। तो 50 50 100 और 25 125 कितना होगा 125। तो 2 गुणे 125 कितना हो जाएगा 250, कितना होगा 2 गुणे 125 कितना होगा 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 नंबर प्रश्न बहुत आसान सा है, क्या है देखिए, कह रहा क्या कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता
तो हम जानते हैं जब किसी सिक्कों को उछाला जाता है तो उसकी कुल दो संभावनाएं होती हैं, दो ही घटनाएं उसके साथ घट सकती हैं, या तो शीर्ष आएगा या तो तल आएगा, पूछ आएगा। तो हेड या तल आने की घटना है। तो दो में से क्या होगा, एक बार ही उन दोनों में से एक ही घटना आएगी एक बार, अर्थात शीर्ष क्या होगा, एक बार ही आ सकता है। तो दोनों में से कोई एक आएगा, तो दोनों में से एक आने का जो प्रायिकता है वो क्या होगी, 1/2 होगी। क्या बताया मैंने कि जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो हेड या टेल दो संभावित घटनाएं हैं, अर्थात शीर्ष और पूछ। तो इनमें से कोई एक ही घटना एक बार घटित होगी, तो दो में से एक घटना घटित हो रही है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रायिकता से संबंधित है। क्या कह रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में यदि एक गेंद या दिशा निकाली जाती है तो लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। क्या पूछ रहा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता। 3 रेड हैं, 3 रेड और 5 ब्लैक है। इस प्रकार थैले में कुल कितने गेंदे हैं, 8 गेंदे हैं, 8 बाल हैं। थैले में क्या है, 8 बाल हैं। अब 8 में से लाल कितने हैं, 3 है। तो जब 8 में से हम गेंद निकालेंगे तो इन्हीं तीनों में से कोई एक गेंद अगर आएगा तो लाल होगा। तो इस प्रकार 8 में से 3 के आने की संभावनाएं ही हमारे गेंद के निकलने की संभावना होगी। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 8 में से 3 अर्थात क्या, लाल गेंद होने की प्रायिकता तो 3/8, 3/8 अर्थात ऑप्शन सी। आइए देखिए आगे बढ़ते हम लोग। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर प्रश्न कि सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, माध्य। अब सारणी का माध्य अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या होगा, तो हमने देखा ये वर्गीकृत आंकड़ा है। वर्गीकृत आंकड़ा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्ग अंतराल दी है इनके मध्यमान निकालने पड़ेंगे। फिर मध्यमान निकाल करके बारंबारता का गुणा करना पड़ेगा। जो आता है सिग्मा एफ एक्स का मान, उसमें एफ सिग्मा एफ से भाग देना पड़ेगा। तो हमने देखा माध्य एक्स पर बार, एक्स पर बार बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एफ एक्स निकालें क्या हो जाएगा, तो हमने देखा क्या, यहां एक्स आई बटे एक्स आई और एफ आई, फिर एक्स आई और एफ आई। क्या देखा, एक्स आई, तो हमने देखा क्या, 0 10 कितना हुआ, 0 + 10 बटे 2 बराबर क्या, 5। कितने कितने का वर्ग अंतराल है, 10 10 का। अगला क्या होगा, 10 बढ़ जाएगा 15, फिर क्या होगा, अगला 10 बढ़ेगा 25, फिर अगला क्या होगा 35। यहाँ कितना दिया है, बार बार था 3 4 5 और फिर 3। टोटल हम कर ले, 12 बारता क्या हो जाएगा, 4 3 7, 7 5 12, 12 3 15, 4 3 7 5 12, 12 3 15। एक्स आई और एफ आई निकालते हैं। 5 3 15, 15 चौके 60, 25 पंजे 125 और 35 तिया 105। जोड़ लीजिए, 5 5 10 5, 15 की 5, 6 2 8 1 9, एक हासिल, 10 की 0, 1 1 2 1 3 305। तो हमने क्या देखा, यहां हमने देखा कि
एक्स आई कितना है 305 और सिग्मा एफ आई कितना है 15। तो 305 बटे 15 अर्थात एक्स पर वाई बराबर क्या सिग्मा एफ आई बटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ। तो कितना हो जाएगा भाग देंगे तो आएगा 20.33। कितना आएगा 20.33। इस प्रकार ऑप्शन कौन सा होगा हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा 20.33। देखिए हमें क्या याद करना है यहां माध्यक वर्ग। अब अगर हमें माध्यक वर्ग निकालना है तो क्या करना होगा माध्यक वर्ग निकालने के लिए पैरा 20 नंबर में साड़ी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो साड़ी का माध्यक वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहां नीचे संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे संचयी बारंबारता। यहां संचयी बारंबारता हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। संचयी बारंबारता क्या होगा अगर हम लोग संचयी बारंबारता के संदर्भ में बात करें बारंबारता तो हम लोग देखेंगे क्या तो 5 और जोड़ेंगे बारंबारताओं को 7 5 12 12 12 24 24 8 32 32 4 36। इसका मतलब टोटल बारंबारता कितना आ रहा है 36। 36 बटे 2 कितना होगा 18। तो ये जो मध्यमान आ रहा है बारंबारता का मध्यमान 18 आ रहा है। अब देखेंगे ये 18 किस संचयी बारंबारता के अंतर्गत आ रहा है। तो ये 18 जो है संचयी बारंबारता 24 के अंतर्गत आ रहा है। इस संचयी बारंबारता 24 के लिए वर्ग अंतराल क्या है 10 से 15। वर्ग अंतराल क्या है 10 से 15। इस प्रकार से हमारा माध्यक वर्ग है वो कौन सा है माध्यक वर्ग 10 से 15 है। संचयी बारंबारता हमने क्या देखा संचयी बारंबारता 18 24 के अंतर्गत आ रहा है जिसके लिए माध्यक वर्ग या वर्ग अंतराल क्या है 10 से 15 है। इस प्रकार हमारा जो माध्यक वर्ग है वो क्या है 10 से 15 है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो कौन सा है ऑप्शन सी 10 से 15। थैंक यू ऑल द बेस्ट।